फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ रेनेगेड इमोर्टल की एक न्यू एपिसोड। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि तीजो स्नोफॉल की रीजन चेक करने के लिए जाता है और वहाँ पर उसे एक बैरियर देखने को मिलता है। तभी तीजो उस बैरियर के ऊपर अटैक करता है और उसके सामने एक बर्ड आ जाता है, जिसको देखकर तीजो हैरान रह जाता है। न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम तीजो को देखते हैं जो कि दोबारा से अपने घर में बैठकर आकर वुड कार्विंग बनाने लगता है। तभी उसके पास अलायंस की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें ये बोला गया था कि फायर टेंपल सेक्ट ने अपने गेट को ओपन कर दिया है और इसीलिए वहां पर सारे ही कल्टीवेटर्स को बुलाया जा रहा था। उस मैसेज के मिलते ही सारे कल्टीवेटर वहां जाने के लिए निकलते हैं और वो रेडी हो चुके थे, क्योंकि उस अलायंस मैसेज में ये बात भी लिखी हुई थी कि अगर यहाँ पर आने से कोई मना करेगा तो वो अपने रिस्क पर करे, क्योंकि उसके बाद उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन हम तीजो को देखते हैं जो कि उस मैसेज को पढ़ते ही डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि उसकी जान पर कोई रिस्क था। जिसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहां पर हैवी स्नोफॉल हो रही थी और एक मंथ से हैवी स्नोफॉल होने की वजह से वहां के लोग एक एक करके मरने लगे थे और उनका जीना मुश्किल हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हम उन सब कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि एक साथ आ गए थे और उसके बाद सब अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को दोबारा से बनाने लगते हैं ताकि उस स्नोफॉल को रोक सके। लेकिन कोई भी कल्टीवेटर इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनकी पावर उसके सामने कुछ भी नहीं थी और इसीलिए वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। अब उन सब कल्टीवेटर्स के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो मोर्टल्स को ऑर्डर देते हैं कि स्नो को क्लियर करने में उनकी हेल्प की जाए। हम मोर्टल्स को देखते हैं जिनके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो भी सब के लिए मान जाते हैं और उसके बाद स्नो को क्लियर करने के लिए जाने लगते हैं। जिसके बाद हम तीजो को देखते हैं जो कि डैनियल को कहता है कि अपना ख्याल रखना, और उसके बाद तीजो डैनियल को कोई चीज पकड़ाते हुए कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना, और डैनियल वो चीज अपने पास रखते हुए उसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो तीजो को इंस्ट्रक्शंस देने लगता है कि यहाँ पर ठंड बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा और आग जलाना मत भूलिएगा। डैनियल को तीजो की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद ही वो तीजो को बाय बोलते हुए वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम टाउन में देखते हैं कि एक एक करके सभी लोग जा चुके थे और वो टाउन पूरी तरह से खाली हो गया था। जिसके बाद हम तीजो को देखते हैं जो कि अपने घर में ही मौजूद था। जब कोई आकर उसका दरवाजा खटखटाता है तो तीजो वहीं पर बैठे हुए अपनी पावर से उस दरवाजे को खोल देता है। तीजो जैसे ही उस आदमी को देखता है तो उसे पहचान जाता है और कहता है कि ये तो जाओ है। जिसके बाद वो आदमी कहने लगता है कि 10 सालों से मैंने आपको देखा भी नहीं है। तो तीजो कहता है कि आप बताओ आप कैसे हो। जो आकर तीजो के करीब बैठ जाता है, कहता है कि आप बताएं कि आप कैसे हैं और आपकी कल्टीवेशन कैसी चल रही है। तीजो बोलता है तुम भी पहले से काफी ज्यादा अच्छे हो गए हो। जिस पर जाओ हंसते हुए कहता है आप हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहेंगे। तीजो ये बात सुनते हुए कहता है कि 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक मैं आर्टिस्टिक कंजम्पशन को समझ नहीं पाया हूँ। लेकिन जाओ वहाँ पर अंकल चेन की वुड कार्विंग को देखते हुए कहता है कि तुमने तो अंकल चेन की भी वुड कार्विंग बना दी है और तुम्हारे हाथों में तो जादू है, और मुझे लगता है कि तुमने इस सबको एक मैजिक वेपन बना लिया है। और अभी तो सिर्फ 10 साल ही हुए हैं, लेकिन तुमने इतने अच्छे से खुद को इम्प्रूव किया है और प्रोग्रेस तुम्हारा बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं तुम्हें इसके लिए गुड लक कहना चाहता हूँ और मैं तुम्हें अप्रिशिएट भी करता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तीजो से कहता है कि अगर तुम्हें ये वुड कार्विंग चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। जिस पर हम जाओ को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से से वो अपनी मुट्ठी को भी बंद कर लेता है और फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे ये वुड कार्विंग नहीं चाहिए और उसके बाद मुझे और कोई ऑप्शन भी मत देना। और जाओ तीजो को कुछ देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए है और इसके अंदर कुछ मैजिक वेपन्स भी डाले गए हैं, और तीजो उसको अपने पास रख लेता है। जब जाओ वहां से जाने के लिए उठ खड़ा होता है, अब जाओ बाहर स्नोफॉल को देखने लगता है और कहता है कि स्नोफॉल तुम्हारे सामने है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर रुककर अपनी आर्टिस्टिक कंजप्शन को फॉलो करना चाहते हो। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इतनी ज्यादा स्नोफॉल की क्या रीजन है? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? क्या तुम्हें ये सब कुछ थोड़ा अजीब नहीं लगता है? तीजो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये स्नोफॉल हेवन की पावर की वजह से नहीं हो रही है, और तभी जाओ उसकी बात सुनते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसके अंदर किलिंग ऑरा भी छुपा हुआ है। जिसके बाद वो ये भी बताने लगता है कि ये मैजिकल क्रिएशन किसी ब्लड डोमेन क्रिएटर का है। ब्लड डोमेन का नाम सुनते हुए तीजो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जिसके बाद कहता है कि ब्लड डोमेन तो लेवल 4 कल्टीवेशन पर है, वो कंट्री तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो जिस पावर को प्रैक्टिस करते हैं वो स्नो से रिलेटेड होती है। जिसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि तीजो की बात सुनता है और उसके बाद कहता है कि जब भी ब्लड डोमेन कंट्री किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो एक टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करते हुए सबसे पहले स्नो को वहां पर भेजता है ताकि इस तरह से वो अपने रास्ते को क्लियर कर सकें। जिसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि उसके ऊपर अपनी फायर टेक्निक का भी यूज करके देखता है, लेकिन उस स्नो पर उसका कोई भी असर नहीं होता और ना ही वो पिघलती है। जिसके बाद वो तीजो को भी स्नो को दिखाते हुए कहता है कि देखो मेरी फायर से भी ये बिल्कुल मैट नहीं हो रही है और मुझे लगता है कि हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद वो तीजो से कहता है कि मैं 4 फ्रैक्शनल अलायंस के बिहाफ पर तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ।
जिसके बाद वो तीजू से बोलता है कि तुम बहुत ही जल्द गॉड रियलम में जाने वाले हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आकर हमारी हेल्प करो, क्योंकि अगर तुम हेल्प करोगे तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। लेकिन हम तीजू को देखते हैं जो कि इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तभी जाओ उसको बताने लगता है कि 4 फ्रैक्शन अलायंस लेवल 4 वाला कल्टीवेशन कंट्री है और वो यहाँ पर 100 सालों से है, और मुझे लगता है कि अगर तुम हमें ज्वाइन कर लोगे तो हम बहुत ही आसानी से कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हम तीजू को देखते हैं जो भी इसके लिए रेडी नहीं था, जिसके बाद वो जाओ से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि मुझे बताओ तुमने 4 फ्रैक्शन अलायंस को ज्वाइन क्यों किया है। लेकिन उसकी बात सुनते हुए जाओ उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। तभी तीजू कहता है कि अगर इस पर तुम मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, इस पर मैं तुमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं अलायंस को ज्वाइन करने के बारे में भी नहीं सोच सकता हूँ। उसकी बात सुनते हुए जाओ कहता है कि मैं यहाँ पर इसीलिए ही आया था क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी बात मानते हुए तुम अलायंस को ज्वाइन कर लोगे। लेकिन हम तीजू को देखते हैं जो कि इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानता है, कहता है कि नहीं, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, ना ही इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। तो उसकी बात सुनते हुए जाओ वहां से बाहर आ जाता है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि एक और कल्टीवेटर भी वहां पर आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और फिर वो जाओ से कहता है कि अगर तीजू हमारी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो फिर उसको मर जाना चाहिए, हमें उसे मारना होगा, यही सबके लिए बेहतर है। तुम तो इसको आसानी से मार सकते थे, तुमने इसको क्यों नहीं मारा। तभी हम देखते हैं कि 2 और कल्टीवेटर्स भी वहां पर आ जाते हैं और जाओ कहता है कि इसके पास बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन और बहुत ही ज्यादा पावर है, और बायोन सेक का एक एलियन स्पीड का अलाय वुड कार्विंग भी है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी अगर तुम उस पर अटैक करके उसे मारने के लिए जाना चाहते हो तो ये तुम पर डिपेंड करता है, तुम जा सकते हो, लेकिन इसमें मैं तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा, तो मुझे माफ कर देना। और हम उन तीनों कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि जाओ की बात मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, और वो कहते हैं कि अगर तुम हमारा साथ नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम नेसेंट सोल कल्टीवेशन पर हैं और वो हमारा सामना नहीं कर सकता है, हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और हमारी फॉर्मेशन से कोई भी आज तक बच नहीं पाया है, इसीलिए उसको मारने के लिए हम जाएंगे। और ये बात कहते हुए हम उन तीनों को देखते हैं जो कि तीजू पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, और उसके बाद वो अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए अपनी फॉर्मेशन को रेडी करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम तीजू को देखते हैं जिसको सब कुछ पता था, लेकिन उसे बिल्कुल भी किसी बात की कोई भी टेंशन नहीं थी और चुपचाप वो वाइन पी रहा था। और जैसा ही वो देखता है कि वो तीनों कल्टीवेटर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो तीजू भी अटैक के लिए रेडी हो जाता है और फिर कहने लगता है कि ये अटैक्स और ये फाइट किए हुए मुझे 30 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है अब फिर से वक्त आ गया है और आज ये फाइट करने में मजा आएगा। तभी तीजू अपने अटैक का यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है और उन तीनों कल्टीवेटर्स ने जो फॉर्मेशन बनाई थी वहीं पर उस अटैक की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद तीजू उनके सामने आ जाता है और वो अपने यंग वाले रूप में भी आ जाता है, जिसके बाद वो उनके ऊपर अटैक करने लगता है और वो तीनों कल्टीवेटर उसके अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं और वो सब बहुत ज्यादा शॉक थे और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये हमें कैसे हरा सकता है, हम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। अब वो तीनों कल्टीवेटर्स पूछने लगते हैं कि आखिर तुम कौन हो, तो तीजू बताता है कि मैं वो हूँ जिसे तुम्हें पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब तुम पंगा ले चुके हो तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। ये कहकर तीजू अपने अटैक को रेडी करता है और उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है और वो तीनों भी एक बैरियर बनाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीजू के अटैक के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं और उनका वो बैरियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम दोनों कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि मर चुके थे और एक कल्टीवेटर जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन अचानक से उसके सामने जाओ आ जाता है। जाओ को देखते हुए वो कल्टीवेटर उससे हेल्प मांगने लगता है, कहता है कि मेरी जान बचाने में मेरी हेल्प करो, लेकिन तभी जाओ उसको अपनी पावर से पकड़ लेता है। तो वो कल्टीवेटर कहता है कि आखिर तुम ये क्या करने जा रहे हो। जाओ बोलता है कि तुमने ब्रदर तीजू को तंग किया है तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। जिसके बाद अपनी पावर का यूज करते हुए जाओ उस कल्टीवेटर को मार देता है। इसके बाद हम तीजू को देखते हैं जो कि दोबारा से नीचे आ जाता है और अपने दोबारा से पुराने वाले रूप में आ जाता है। अब जाओ भी तीजू के पास आ जाता है, कहता है कि तुम्हें उन तीनों कल्टीवेटर्स के बारे में फिक्र करने की भी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उन तीनों को मैं देख लूंगा। लेकिन तीजू उसको कोई भी रिप्लाई नहीं करता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। तो जाओ भी इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ चुका था कि इस आदमी के साथ दुश्मनी करने में उसके साथ बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, इसलिए वो सोचता है कि इसके साथ तो दोस्ती करके रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम तीजू को देखते हैं जो कि अपने घर में आग जलाकर बैठा हुआ था। तभी उसके पास बई आ जाता है जो कि उसके पास बैठते हुए कहता है कि रात में मैंने कुछ लोगों को फाइट करते हुए देखा था, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। अब तीजू बई को पीने के लिए वाइन देता है, जिसको पीते हुए वो कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा अक्लमंद हो, और उसके बाद तीजू से खाना भी खाने के लिए देता है, जिसको बई खाने लगता है। और उसके बाद वो 4 फ्रैक्शनल अलायंस के बारे में बात करने लगता है, कहता है कि वो क्यूस में है और उसकी हेल्प से तुम बहुत ही जल्द गॉड लेवल पर पहुंच सकते हो।
उनकी बात सुनते हुए तीजू कहता है कि आपको इनके क्यूज की रीजन के बारे में जरूर पता होगा। तो उसकी बात सुनते हुए बई हंसने लगता है, जिसके बाद थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि ये सब कुछ स्नो कल्टीवेटर की वजह से हो रहा है, क्योंकि स्नोलैंड कंट्री यहाँ पर नहीं आना चाहती है। और ये बात सुनते हुए यूरिंग के बारे में से याद आने लगता है। और दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि प्रिंस से मिलने के लिए गया था, और भाई उसके बारे में बताते हुए कहता है कि जाओ ने जाते हुए ये बात बोली थी कि वो पॉट मुझे 3 दिन के अंदर वापस कर दो, वरना मैं इसके बारे में पूछने के लिए नहीं आऊंगा। और भाई उस पॉट के बारे में बताने लगता है कि वो हेवन और अर्थ की पावर से मिलकर बना हुआ है, और जो भी एक साथ चारों इमोर्टल गेट में इंटर कर जाएगा तो वो एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में इजीली जा सकता है। और ये बात सुनते हुए तीजो समझ जाता है कि यही वजह है कि हर कोई इसको पाना चाहता है। और भाई उसको बताने लगता है कि एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड एक दफा एंशिएंट वॉर में मर चुका है, और इसलिए एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड इस वक्त पूरी तरह से खाली है। ये बात सुनकर तीजू कहता है कि क्या सबके सभी मारे गए? भाई कहता है कि हाँ, सबके सब मारे गए, वरना तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कितने हाई कल्टीवेशन के कल्टीवेटर्स भी यहाँ पर फंसे हुए हैं? तीजू इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। तो भाई बताता है कि वो सबके सब मारे जा चुके हैं, और इसीलिए यहाँ पर एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड प्रकट हुआ, और अलायंस भी इसीलिए ही बनाई गई है। तीजू पूछने लगता है कि अगर इमोर्टल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया है तो हर कोई उस स्पॉट के लिए फाइट क्यों कर रहा है, ताकि वो उस एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में जा सके। तो भाई उसकी बात सुनते हुए उसको बताने लगता है कि चारों इमोर्टल गेट उस एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए अगर एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय भी हो चुका है तो इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। ये बहुत ही अच्छी चीज है। जिसके बाद भाई बताने लगता है कि वहाँ पर एक स्पिरिट भी मौजूद है, और वहाँ जाने के बाद अगर किसी को भी कोई चेंज फील नहीं हुआ तो उसके बाद भी इमोर्टल के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, और वो खुद को पावरफुल बना सकते हैं और स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं। तीजू इसकी बात सुनते हुए उसको थैंक्स बोलते हुए कहता है कि आपने मुझे सारी बातें समझा दी हैं और अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। तभी भाई थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि असल में मैं तुमसे वुड कार्विंग लेने के लिए आया था, ताकि मैं इसे शाओवी को दे सकूं और वो हमेशा मुझे याद करती रहे। तभी भाई जो वो वाइन पी रहा था वो वाइन खत्म हो चुकी थी, तो वो उसको वापस रख देता है। अब हम तीजू को देखते हैं जो कि उठता है और वो वुड कार्विंग वो बई को दे देता है, जिसे देखकर बई बहुत ही ज्यादा खुश होता है। कहता है कि ये मेरे जितना हैंडसम तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये काम चल जाएगा और इससे मेरा काम हो जाएगा। और हाँ, एक बात सुनो, अगर तुमने बाकी 99 वुड कार्विंग्स को भी बना दिया तो फिर वो हैट वाला मैजिक मैं तुम्हें दे दूंगा, और वो मैजिक हैट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम्हारे बहुत ज्यादा काम भी आने वाली है। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर गॉड बनने के बारे में भूल जाना, और फिर तुम कहाँ जाओगे मुझे बताओ। तभी तीजू उनको ग्रीट करते हुए कहता है कि मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था मैं उसको नहीं भूला हूँ। तभी बई वहां से जाते हुए उसे बताता है कि जो स्पॉट के लिए फाइट हो रही है वो बिल्कुल फेक है, लेकिन इस कंट्री की तबाही बिल्कुल सही है और ये होना लिखी है। जिसके बाद बई बताता है कि यो शिंगो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। और ये कहकर बई वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम तीजू को देखते हैं जो कि अपने घर से बाहर आता है और उसके बाद पूरे टाउन को देखते हुए कहता है कि हजारों जिंदगियां एक ही दिन में मुरझा गई। जिसके बाद वो अपने बारे में बात करने लगता है। कहता है कि मेरी लाइफ और डेथ एक शैडो के जैसी है, जहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने ही मास्टर को मारा था, जिसने मुझे अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसी ने मुझे पॉइजन देकर फंसाने की भी कोशिश की थी और असल में वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। जिसके बाद हम तीजू को देखते हैं जो कि आगे बढ़ने लगता है और एक एक करके वो सारे इंसिडेंट को भी याद करने लगता है कि किस वक्त उसने किस को मारा था और किससे उसने बदला लिया था, किससे बदला लेने के लिए उसने अपनी पावर को इंक्रीज किया था और कितना इंक्रीज किया था, कहाँ पर उसको मुश्किलें आई थी और कहाँ पर वो बिल्कुल मरने ही वाला था लेकिन फिर भी बच गया। अब तीजू कहता है कि किसी को भी हेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस किलिंग से ही मेरी लाइफ बनी है। और उसके बाद हम उसको देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर जाता है और अपनी सारी वुड कार्विंग्स को अपने पास रख लेता है और उसके बाद वहां से जाने लगता है। जाने से पहले उसे वहां पर डैनियल के बारे में भी याद आने लगता है, जो कि उसे गिफ्ट में एक बेल देता है। और उसके बाद डैनियल की फैमिली से उसकी मुलाकात हुई थी और फिर यहाँ पर बिताए हुए जितने भी साल थे उसको याद आने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि तीजू का लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका था और उसका ये लुक बहुत ही ज्यादा शानदार था। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करता है और यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डैनियल को देखते हैं जिसका साथी उसके साथ लेटा हुआ था और कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। तभी डैनियल कहता है कि मुझे अपनी वाइफ की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है और इसके साथ ही मुझे अंकल तीजू की भी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। तभी उसका साथी जिसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें साथ वाले कंट्री में चले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर स्नोफॉल नहीं हो रही है, ये सिर्फ हमारे कंट्री में ही हो रही है। हम डैनियल को देखते हैं जिसने तीजू का दिया हुआ टोकन अपने पास रखा हुआ था और इसीलिए उसे ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और वही टोकन उसको ठंड से बचा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही डैनियल उठता है तो वो अपने साथ वाले साथी को उठाने के लिए जाता है, लेकिन जैसा ही उसको देखता है तो उसका साथी तो मर चुका था। उसको देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग ही सैड हो जाते हैं। कितने में एक सोल्जर वहाँ पर आता है, उन सबको वहाँ से निकलने के लिए बोलता है तो वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं।
लेकिन नेक्स्ट सीन में हम डैनियल को देखते हैं जो कि वहां से भाग रहा था और वो अपनी वाइफ के पास जल्दी से जल्दी जाना चाहता था क्योंकि उसे अपनी वाइफ की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। लेकिन जैसे ही डैनियल वहां पर पहुंचता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो जगह बिल्कुल चेंज हो चुकी थी और वहां पर सिर्फ लाशें ही मौजूद थी। और ये देखकर तो डैनियल बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो बहुत ज्यादा डरने लगता है, चीखने लगता है कि इतने में हम देखते हैं कि वहां पर तीजू आ जाता है जो कि उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारा अंकल तीजू यहाँ पर आ चुका है। और डैनियल जैसे ही उसको देखता है तो उसके लुक को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और उसके बाद वो तीजू से पूछने लगता है कि क्या आप एक इमोर्टल हैं? तीजू उसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास लेकर जाऊंगा। जिसके बाद तीजू एक फॉर्मेशन को अप्लाई करता है और कुछ मैजिक टेक्निक को अप्लाई करने के बाद वो डैनियल को एक नई जगह पर ले आता है जहां पर डैनियल आंखें खोलता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि उस जगह को उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन वो देखता है कि उसकी वाइफ और उसका बेटा भी वहाँ पर मौजूद थे। डैनियल का बेटा कहता है कि फाइनली हम वहाँ से निकल आए हैं और हम एक दूसरे कंट्री में आ चुके हैं। तभी डैनियल की वाइफ कहती हैं कि हम यहाँ पर कैसे आ गए? मुझे याद है कि जब मैं सोई थी तो तब मैं अपने घर पर थी, लेकिन मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ पर थी। और तभी डैनियल वहाँ पर देखता है कि उसे बहुत ज्यादा गोल्ड भी वहाँ पर रखा हुआ मिलता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये सब कुछ तीजू ने ही किया है और वो तीनों मिलकर तीजू को ग्रीट करते हैं और उसको थैंक यू भी बोलते हैं। लेकिन हम डैनियल को देखते हैं जिसे अभी भी तीजू की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी और वो तीजू से कहता है कि आप अपना ख्याल रखना। जिस पर तीजू उसको बताने लगता है कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया है, इसलिए मुझे रिकार्नेट होने से पहले 10 साल के लिए सेक्लूजन में रहना होगा। लेकिन इसके बाद तीजू ये भी कहने लगता है कि इमोर्टल वर्ल्ड में जाने की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ही ज्यादा रेयर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि तीजू ने भी ये फैसला कर लिया था कि उस स्पॉट को वो हासिल करेगा और इसीलिए उस फाइट में जाने के लिए तीजू भी रेडी हो चुका था। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी और आपको तीजू का नया लुक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें।